हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम मैथ की एक छोटी छोटी कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसमें और फिर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रयोग, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं। तो शुरुआत करते हैं हम प्राकृतिक संख्या से। सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं और नेचुरल नंबर भी। और इसलिए कहते हैं क्योंकि यह संख्याएं गिनती गिनने वाली संख्याएं हैं। मीन्स कि आप समझ सकते हो कि जब भी बच्चा गिनती की शुरुआत करता है ना, या फिर हम बच्चे को सबसे पहले जब सिखाना शुरू करते हैं तो हम उन्हें वस्तुओं से सिखाते हैं। ठीक, कोई वस्तु उनके सामने रख के सिखाते हैं। तो जब हम वस्तुओं को उनके सामने रखते हैं तो वे वस्तुएं देख सकते हैं। तो ऐसी सभी चीजें जो हमें प्रकृति में दिखाई देती हैं प्राकृतिक रूप से, उनको गिनने के लिए जो हम संख्याएं प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, इस तरह से आगे बढ़ते हुए। तो इसमें सबसे जो छोटी प्राकृतिक संख्या होती है ना, वह 1 होती है और बाकी सभी संख्याएं उससे बड़ी होती हैं। और इसलिए हम उन्हें संख्या रेखा पर जब दर्शाते हैं ना, तो 1 के दाईं तरफ दर्शाते हैं। दूसरे इसमें ना दो तरह की संख्याएं आती हैं, एक तो पूर्ववर्ती संख्याएं और एक परवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं वे होती हैं जो किसी भी संख्या के पहले आती हैं। यानी किसी भी संख्या में जब हम 1 घटाते हैं तो जो भी संख्याएं आती हैं वे पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं। जैसे 3 की पूर्ववर्ती हुई 2, 5 की पूर्ववर्ती हुई 4, 6 की पूर्ववर्ती हुई 5। लेकिन सबसे छोटी जो संख्या है 1, उसकी कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 के पहले तो कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। और प्रत्येक संख्या की अगली संख्या है परवर्ती संख्याएं। तो परवर्ती संख्याएं यानी किसी भी संख्या में जब आप 1 जोड़ते हैं तो उनके आगे आने वाली संख्याएं परवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। और प्रत्येक संख्या की परवर्ती संख्या होती है। अब बात होती है सबसे छोटी संख्या, तो हमने जान लिया कि 1 होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो जब भी किसी वस्तु में ना आप 1 जोड़ोगे तो एक और संख्या आपको मिल ही जानी है। इसलिए सबसे बड़ी कोई संख्या हो हम ऐसा नहीं कह सकते। यह तो छोटे सा टॉपिक्स था प्राकृतिक संख्या है। इससे बस इतने ही आपसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। किसी संख्या का पूर्ववर्ती पूछ लेगा या किसी संख्या की परवर्ती संख्या। इसी से इतने ही 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं थोड़ी सी प्राकृतिक संख्या से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा एक ही संख्या और जुड़ जाती है, वह है 0। और 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब है जहाँ कुछ भी ना हो, एक खाली स्थान। जैसे कि आपके पास आपने 10 बाउल रखे हैं ना, और 9 बाउल जो हैं इसमें आपने कोई कोई सामान रखा है और एक बाउल में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? तो उसको हमने 0 नाम दे दिया। तो प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या वह है जिसमें कि प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य को भी जोड़ दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। होल नंबर कहते हैं इसे, मतलब एक खुद में पूर्ण हो जाती है। अब प्राकृतिक संख्याओं के अलग अलग प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम 0 को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं बनती हैं। संख्या रेखा पर जब हम इसे दर्शाते हैं तो हम 1 के बाईं तरफ शून्य को रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, 1 के बाईं तरफ हमने शून्य को रख दिया और यह बन गई पूर्ण संख्या। यहाँ पर क्या है? सबसे बाईं तरफ 1 है और उसके आगे उसकी सारी संख्या उससे दाईं तरफ, यानी सबसे छोटी संख्या 1 है प्राकृतिक संख्या में। लेकिन पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? शून्य, क्योंकि हमने उसे सबसे बाईं तरफ रखा है। ठीक, अब आ जाते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। हमने जान लिया पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं हम उन क्वेश्चन पर भी बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो हमने जाना 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम जैसे कि बड़ी पूर्ण संख्या जो होती हैं वे सभी तो प्राकृतिक संख्या ही है ना, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हर संख्या के बाद कोई ना कोई एक और संख्या मिल ही जाती है।
हम और इसे ये कहा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्या के समूह में ही तो शून्य को जोड़ा है, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? जी नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0 एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इसे हम कैसे दर्शाते हैं। तो जब भी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जैसे दाईं तरफ जब भी हम बढ़ते हैं तो हम एक एक संख्याएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जब हम जोड़ने की क्रिया करेंगे या गुणा करने की क्रिया करेंगे तो हम दाईं तरफ बढ़ते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम व्यवकलन करते हैं या फिर जब हम भाग देते हैं तो हम बाईं तरफ जाते हैं, क्योंकि बाईं तरफ संख्याएं छोटी होने लगती हैं और दाईं तरफ संख्याएं बढ़ती लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दाईं तरफ संख्याएं जो होती है वो आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो हम यहाँ एक और संख्या होती है आरोही क्रम में, अगर हमें व्यवस्थित करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी। तो इस तरह से आरोही क्रम हमेशा बाएं से दाएं तरफ चलता है, और इसका ठीक अपोजिट होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम दाहिने से बाएं की तरफ चलता है। ठीक है, अवरोही क्रम कब मिलेगा, जब आप किसी संख्या में किसी संख्या को घटाएंगे या किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे। तो भाग और घटाने की क्रिया में हमें अवरोही क्रम मिलता है जो दाहिने से बाएं की तरफ चलता है, और जोड़ने की क्रिया में हमें आरोही क्रम मिलता है जो हमें बाएं से दाएं की तरफ चलता है। जैसे अगर हमें संख्या कहें 3, 7, 9, तो इन संख्याओं को अगर हमें आरोही क्रम से रखना हो तो हम 3 के बाद 7 को रखेंगे, 7 के बाद 9 को रखेंगे। लेकिन जब हम अवरोही क्रम में रखना हो तो क्या करेंगे, हम पहले 9 को रखेंगे, फिर 7 को रखेंगे और फिर 3 को रखेंगे। ठीक है, तो आपने समझ लिया इस चीज़ को। अब हम जोड़ देख लेते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 3 + 4 = 7 आता है, ऐसे हम जानते हैं। लेकिन इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, तो हम देख रहे हैं ना 3 है और उसके बाद 4 संख्याएं हमने ली हैं। तो हमने यहाँ पर 0 से 3 ले लिया और 3 से हमने एक एक करके 4 स्थान तक हम दाईं तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो हम दाईं तरफ बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 पर हम आके स्टॉप हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चौथे स्थान पे क्या है, 7। तो 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आता है, 7। ठीक इसी तरह संख्या रेखा में पूर्ण संख्याओं को घटाते भी हैं। तो इसमें क्या करना है, हमने जैसे 7 से 4 को घटाना है, तो हमने क्या कहा कि हम बाईं तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम 7 लेंगे, तो 7 संख्या रेखा पर हम 7 पर जाएंगे और उसके बाद बाईं तरफ हमने 4 बार जाना है। तो 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो हमने 4 बार पीछे हम आए, बाईं तरफ आए तो हमें क्या मिला, 3। तो संख्या रेखा पर हमने क्या देखा कि जब हम जोड़ते हैं तो दाईं तरफ जाते हैं जो आरोही क्रम होता है, जब हम घटाते हैं तो हम बाईं तरफ जाते हैं जो कि अवरोही क्रम होता है। अब संख्या रेखा पर हम गुणन देख लेते हैं। तो गुणा के रूप को हम जानते हैं ना, गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा बराबर बार बार जोड़ना, गुणा बराबर बार बार जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करना है हमें। जैसे कि हमने 4 × 3 लिया, तो हम देखते हैं कि 4 × 3 कितना होता है। तो हमने क्या किया, 4 को 3 बार जोड़ा। यहाँ पर 4 × 3 का मतलब क्या होता है, 4 को 3 बार जोड़ना। तो हम संख्या रेखा पर देखते हैं, संख्या रेखा पर हम पहले 4 लेते हैं, फिर यहाँ से 4 लेंगे एक बार, 1, 2, 3 और 4, और फिर 4 लेंगे, 1, 2, 3 और 4, और इस तरह से हमने इनको जोड़ा तो कहाँ आया, 12 पर। और कितनी बार में, 1, 2 और 3 बार में। मतलब 3 बार अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो हमें 12 मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर दाईं तरफ जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो हमें गुणा प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम इस पर अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के गुण क्या है। पूर्ण संख्याओं के कुछ खास गुण हैं, जैसे कि पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, शून्य के द्वारा विभाजन, क्रम विनिमेयता, साहचर्य गुण। तो हम अब इन सबको देखेंगे कि कैसे ये होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं का सबसे पहला जो गुण है वो समृद्ध गुण। अब यह उनके कैसे लागू होता है इसको हम देखते हैं। समृद्ध का मतलब होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या है कि जब दो चीज़ें बिल्कुल एक जैसी ही हो
तो उनको हम क्लोज कहते हैं। जैसे कि अगर हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ें या पूर्ण संख्याओं को गुणा करें, तो अगर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि यह पूर्ण संख्याओं के जोड़ और गुणा का समृद्ध गुण है। ठीक है। अगर हम पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग दें, एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या को घटा दें, तो अगर हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होए किसी भी हर तरह से किसी भी रूप में अगर हम करें और अगर पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो हम कहेंगे कि यहाँ पे समृद्ध गुण लगता है। तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, हमने 7 और 8 को जोड़ा तो 15 मिला। 15 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 5 में 10 को जोड़ा तो 15 मिला, पूर्ण संख्या है। 7 में 9 को जोड़ा 16 मिला, यह भी एक पूर्ण संख्या। 0 में 7 को जोड़ा 7 मिला, पूर्ण संख्या। मतलब जितनी भी हम संख्याओं को अगर हम जोड़ते जाएंगे ना पूर्ण संख्याओं को, तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या धन पूर्ण संख्या बराबर हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर योग पर समृद्ध प्रगुण लगता है। दूसरा हमने देखा 7 × 8 = 56, यानी 56 यहाँ पे क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। ऐसे 5 × 3 15, ये भी पूर्ण संख्या है। 5 × 9 45, ये भी पूर्ण संख्या है। और शून्य में जब हम 3 से गुणा करते हैं तो शून्य मिलता है, यह भी एक पूर्ण संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी पूर्ण संख्या है, यानी हम कितनी भी पूर्ण संख्याओं में गुणा कर लें हमें हमेशा ही पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग और गुणा में समृद्ध गुण लागू होता है। घटाना और भाग में भी देख लेते हैं। अब सीधा देखिए, अगर 6 में 2 से भाग दें तो 4 आता है, लेकिन 2 में अगर 6 से 2 को अगर घटा दें तो 4 आता है, जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम 2 से 6 को घटाएं तो क्या आएगा? यह अलग तरह की संख्या आएगी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। सही। 8 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 2 आता है, और अगर हम 4 में 8 से भाग दें तो 1/2, एक अलग तरह की संख्या। तो जो अलग तरह की संख्याएं है ना, यह पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं घटाना और भाग के लिए समृद्ध नहीं होती हैं। अब हम देख लेते हैं शून्य के द्वारा इनका विभाजन कैसे होता है। तो विभाजन का मतलब क्या होता है? बार बार घटाना, एक ही संख्या को बार बार घटाना। जैसे कि हमने 8 से 2 को घटाया तो क्या आया? 6। 6 से हम फिर से 2 को घटाएंगे तो 4। 4 से फिर से हमने 2 को घटाया तो 2, और 2 से फिर 2 को घटाया तो हमने देखा 0 आया। तो इसका मतलब क्या है? हमने देखा कि कितनी बार क्रिया हमने की, 1 2 3 और 4 बार, और इस तरह से 8 में 2 से भाग देने पर कितना आया? 4। अब हम देख लेते हैं 2 में भाग देते हैं हम शून्य का तो क्या होता है? 2 में हम शून्य से भाग देते हैं, इसका मतलब है कि 2 से हम बार बार शून्य को घटाएंगे। तो 2 से हम शून्य को घटा रहे हैं तो फिर 2 ही आ रहा है, फिर हमने 2 से शून्य को घटाया 2 आया। यह क्रिया ना लगातार चलती रहेगी, आप कितनी भी बार करिए लेकिन हर बार हमें 2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम नहीं बता सकते हैं कि 2 में शून्य से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है। हम देख लेंगे क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप पहले कर रहे हैं 3 और 4 को जोड़ रहे हैं, और फिर अगर आप 4 और 3 को आपस में जोड़ रहे हैं, तो अगर इनको क्रम विनिमेय कहेंगे, कि मतलब इन्होंने अपने स्थान को बदल लिया या इनका स्थान आपने बदल दिया, तो इस स्थान के बदलने को ही क्रम विनिमेयता कहते हैं। संख्या रेखा पर अब हम इनको देख लेते हैं, क्रम विनिमेयता को। योग और गुणन के लिए क्रम विनिमेयता। तो हमने देखा यहाँ पर 2 और 3 को हम जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। संख्या रेखा पर देखें हम 2 और 2 में अगर हमने 1 2 और 3 जोड़ा तो 5 आया। इसी तरह अगर हम 3 में 2 जोड़ें, यानी हम इनका क्रम बदल दें, तो क्या होगा? 1 2 और 3, और इनमें हमने जोड़ा 1 और 2 और फिर आया 5। ठीक है। ऐसे अगर हम गुणा को देखें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 × 3 = 6। तो हम पहले ना करते हैं, 2 2 को 3 बार लेते हैं, 2 को 3 बार जोड़ते हैं इस ग्रुप में, तो कहाँ हम पहुँचते हैं? 6 पर। अब हम इस तरह से देख लेते हैं, क्या
3 को भी 2 बार जोड़ने पर हम 6 बार पहुँचेंगे। तो देखिए 3 को हमने 1 बार और 2 बार जोड़ा और फिर हम 6 पे पहुँचे। तो हम क्या कह सकते हैं कि योग और गुणा दोनों ही क्रम विनिमेय होते हैं, लेकिन व्यवकलन और भाग, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, घटाना और भाग क्रम विनिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे कि 2 में से 3 को घटाएं तो कुछ और आता है और 3 में से 2 को घटाएं तो कुछ और आता है। ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो एक क्रम विनिमय नहीं हुए। ठीक है, ऐसे 6 में अगर आप 3 से भाग दें तो 2 आता है और 3 में 6 से भाग दें तो कुछ और आता है, तो ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, पूर्व संख्याओं के हमने 3 गुण देखे, इनके समृद्ध गुण, शून्य द्वारा विभाजन और क्रम विनिमयता। अब हम देखेंगे साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का प्रयोग हम करते हैं तब जब काफ़ी बड़ी संख्याएं हो, तो वहाँ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तब प्रयोग कर सकते हैं जबकि 2 से अधिक संख्याएं हों। तो क्या करते हैं, इसमें पहले हम ग्रुप बनाते हैं, किसको किसको जोड़ेंगे। हम एक बार में हम तीनों संख्याओं को तो जोड़ते नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 4 है, 5 है और 6 है, इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम पहले 4 से 5 को जोड़ेंगे, या पहले हम 4 से 6 को जोड़ेंगे, या हम पहले 6 से 5 को पहले 4 को जोड़ सकते हैं, या फिर 6 से 5 को जोड़ सकते हैं। हमारे पास यही तो ऑप्शन है ना। अगर हम इनका क्रम बदलते हैं, जैसे कि अगर हमने पहले 4 से 5 को जोड़ा, फिर हमने जो आया उसमें 6 जोड़ लिया, तो एक संख्या हो गई, एक तरीका हुआ। या फिर हमने पहले 5 को और 6 को जोड़ा और फिर हमने 4 को जोड़ लिया, एक दूसरा तरीका हो गया। तो हम क्या करें, अब हम इसमें अगर 6 को पहले लाएं तो इसका मतलब क्रम विनिमय कर रहे हैं हम, मतलब उनका स्थान बदल रहे हैं। तो साहचर्य गुण में क्या होता है कि पहले हमने 2 से 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, समथिंग आया 5, और फिर उसमें 4 को हमने जोड़ा तो 9 आ गया। ठीक है, ऐसे हम 2 को बाद में जोड़ते हैं, पहले 3 और 4 को जोड़ लेंगे, ऐसा करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों में ही एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे अगर हम गुणा भी करें, 2 में 3 का गुणा पहले कर लें, फिर उसका साथ हम 4 का गुणा करें, तो देते हैं 6 और 6 चौके 24 ही आएगा। या फिर हम ये करें, पहले 3 में और 4 में गुणा करते जाते हैं 12 और 12 दूनी 24। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी जो गुणनफल है वो एक ही समान है। तो इनका प्रयोग ना हम बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए करते हैं। जो काफ़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उनको हम पहले तोड़ लेते हैं और फिर उनका हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि 8 गुणे 1769 गुणे 125। अगर इसमें गुणा करना है तो काफ़ी कठिन है इस गुणा को करना। अगर आप इस तरीके से करते हैं, 8 में से 1769 से करें और फिर जो है उसमें 125 करें, तो काफ़ी लंबा गुणा हो जाता है। लेकिन अगर 8 से आप 125 को पहले गुणा करें और उसके बाद जो है उसमें आप 1769 से गुणा करते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं 8 में 125 का जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले तो कोई भी संख्या जहाँ लास्ट में 5 हो तो गुणा करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो और इधर एक अगर एक सम संख्या हो जाए तो और भी ईजी हो जाता है। तो 8 में 40 का शून्य, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 एकम 8 9 10। ठीक है, तो देखा ना 1000 आ गया। और 1000 से या फिर किसी भी ऐसी संख्या जिसके लास्ट में शून्य हो उससे गुणा करना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि जब आप इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले 3 जीरो लगा दोगे और 1769 रख दोगे, तो ये काफ़ी ईजी हो गया ना। और अगर हम ऐसे करते 8 से 9 इन सब में, फिर इसमें तो काफ़ी लंबा हो जाता। अब देख लेते हैं साहचर्य नियम क्या व्यवकलन और भाग पर भी लगता है। तो अगर हम 5 में पहले 5 से 3 को घटाते हैं तो क्या मिलता है 2, और 2 से अगर 2 को घटाएं तो क्या मिलता है 0। अब पहले हम 3 से 2 को घटाएं, दूसरे में विधि में हम देखते हैं 3 से 2 को घटाएं तो हमें 1 मिलता है, और 5 में से 1 घटाएं तो हमें 4 मिलता है। तो देख रहे हैं ना, ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो इसका मतलब व्यवकलन में साहचर्य का गुण नहीं लगता। अगला हम देख लेते हैं भाग में क्या लगता है। तो पहले हम 16 में 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है 4, और 4 में फिर 2 से भाग दें तो हमें 2 मिलेगा। लेकिन अगर हम 4 में पहले 2 से भाग दें उसके बाद उससे हम 16 में भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, 4 में 2 से 2, और 16 में 2 से अगर हमने भाग दिया तो क्या मिलेगा हमें 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ भी यह दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब एक सबसे जो हम समीकरण बनाते हैं या फिर काफ़ी बड़ी जो संख्याएं होती उनको गुणा और जोड़ना होता है ना, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है वहाँ पे। बहुत आसानी से काफ़ी लंबी संख्याओं को हम आसानी से तोड़ के और इनसे गुणा कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं योग पर गुणन का वितरण। यानी
पहले हम गुणा करेंगे छोटी छोटी संख्याओं को और फिर उनको हम जोड़ देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रिड है जिसमें कि एक तरफ 5 है, एक तरफ 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 खाने जो हैं वो 5 खानों से जब गुणा होंगे तो उनके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 6 गुणे 5 बराबर 30। लेकिन हमने इनको क्या किया, पहले यहाँ से अलग कर दिया। अब 3 खाने एक तरफ, 2 खाने एक तरफ हो गए। अब हम क्या करेंगे, पहले 6 से 3 में गुणा करेंगे 18, और 6 से 2 में गुणा करेंगे 12। अब इनको हमने जोड़ दिया तो क्या आया, 30। ठीक है, मतलब कि अंतर कुछ भी नहीं हुआ इनमें, वही पहले भी था और वही फिर से आया। 6 गुणे 3 किया हमने और इसमें 6 गुणे 2 जोड़ा, क्योंकि 6 कॉमन हो गया तो हमने 6 को पहले ले लिया और 3 + 2 किया और 30 आ गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब हिंदी में होता है शुद्ध। तो योग और गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होते हैं? योग के लिए तत्समक अवयव मतलब कोई ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिले। मतलब अगर हम कोई संख्या लें 7, इसमें हम कोई संख्या जोड़ें और हमें 7 ही मिले तो उसे हम वो कहेंगे उस योग का तत्समक अवयव। तो शून्य वह संख्या है जो उसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हम शून्य को कहते हैं कि यह योग का तत्समक अवयव है, या फिर यह पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक है। ठीक है, ऐसे कि हम गुणा के लें तो कोई ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वही संख्या दोबारा मिल जाए। जैसे वह संख्या है 1, 1 के साथ आप किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही संख्या मिलती है। जैसे 7 के साथ 1 से गुणा करो 7 ही मिलेगा, 12 के साथ 1 से गुणा करो, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आप 1 से गुणा करते हो तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यह गुणात्मक तत्समक होता है, या ये कह सकते हैं गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं। अब इसके बाद हम अगले वीडियोज में बाकी संख्याओं को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। हाँ, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हुआ है, आपको मजा आएगा इसे करने में, तो प्लीज़ देख लीजिए। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, इसमें संकेत यह है कि आपको ना तो 56 से गुणा करना है और ना ही 65 से, आपको सोचना है कि आपको किससे गुणा करना है। ठीक है, यहाँ कुछ वन लाइनर्स दिए हुए हैं, जैसे जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है, बस उसके बारे में वन लाइनर्स ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिया मैंने कि गिनती गिनने योग्य सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्या में जब आप 1 जोड़ते हो ना तो परवर्ती संख्या मिलती है। प्राकृतिक संख्या में जब 1 घटाते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। परवर्ती संख्याओं को ही हम अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का पूर्ववर्ती होता है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप जब शून्य को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। शून्य कोई भी पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, पर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। संख्या रेखा पर दाईं ओर चलने पर संगत योग और बाईं ओर चलने पर संगत व्यवकलन प्राप्त होता है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।